हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं मैटप्लॉटलिब के बेसिक्स को। हम लोग देखेंगे कि कैसे लाइन चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं और साथ ही साथ अपनी इमेजेस को कैसे प्लॉट करते हैं। हम लोग हर एक टॉपिक को ब्रीफली कवर करेंगे। हम लोग बिल्कुल एडवांस में नहीं घुसेंगे, हम लोग बस उतना सीखेंगे कि ताकि हम लोग जब आगे कभी पैंडास करें या फिर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का कुछ भी काम करें तो हमें दिक्कत ना आए। हम जो भी काम करना चाहते हैं हम लोग आसानी से कर सकें। ये बिल्कुल भी आपको डेटा विजुअलाइजेशन का एक्सपर्ट बनाने के लिए वीडियो नहीं है, ये बस आपको बेसिक नॉलेज इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपके दिमाग में, ताकि आपको आगे किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना आए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन चार्ट। तो बेसिकली लाइन चार्ट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब भी हमें किसी ट्रेंड का एनालिसिस करना होता है। इसकी मदद से हम लोग डेटा का बहुत ही इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं हमारे डेटा में रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, कभी कभी टाइम के हिसाब से डेटा में क्या वेरिएशन आ रहा है और हमारा बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइन चार्ट की मदद से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं अपने लाइन चार्ट का। तो सबसे पहले मैं अपना डेटा जनरेट करूँगा। इसमें जो हमारा पिछली वीडियो थी डेटा जनरेशन की नंपाई वाली सीरीज़ में, तो उसका हमारे यहाँ पे यूज़ आएगा। तो डेटा जनरेट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बनाऊँगा x। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ x इज़ इक्वल टू np डॉट लिनस्पेस। लिनस्पेस हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 30 तक के जो नंबर हैं उनके बीच में मुझे 1000 एलिमेंट्स मुझे मिल जाएं। तो ये मैं जनरेट करना चाहता हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि मुझे 0 से 30 एलिमेंट्स के बीच के 1000 नंबर इवनली स्पेस्ड इवनली स्पेस नंबर्स मुझे दे दो, इवनली स्पेस एलिमेंट्स मुझे दे दो। तो इसके बाद मैं देख अपना y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं y की वैल्यू डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, np डॉट साइन। और उसके नीचे में उसके अंदर डाल देता हूँ मैं अपना x वेरिएबल। और बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम कर रहा हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, आप कुछ भी करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना x वेरिएबल बना दिया जो कि है 0 से 30 तक के बीच के 1000 नंबर्स, कोई भी 1000 नंबर्स हो सकते हैं। और y है मेरा एक साइन फंक्शन x का, जिसके अंदर मैंने 0.5 का मल्टीप्लिकेशन अपना हर एक एलिमेंट से ऐड कर दिया है। इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक बार प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा plt डॉट प्लॉट। ठीक है, तो plt डॉट प्लॉट का आपको यूज़ करना है और फिर इसके अंदर आपको अपना x और y वेरिएबल डाल देना है। मैं यहाँ डाल दूंगा अपना x कॉमा वाई। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा ग्राफ जनरेट होके आ जाएगा। अगर आप जुपाइटर नोटबुक या गुलाब का यूज़ कर रहे हो तब तो ये लाइन ठीक है, लेकिन अगर सपोज करते हैं कि आप जुपाइटर नोटबुक या कोलैब का यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई पाइचाम या फिर कुछ और का यूज़ कर रहे हो, तो आपका सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको लिखना होगा पहले तो ये वाली लाइन plt डॉट प्लॉट, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद आपको एक अलग लाइन लिखनी होगी जिसका जो है plt डॉट शो। इसकी मदद से आपका एक ग्राफ शो होगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, कोलाब और जुपाइटर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपका ये जो ग्राफ आ गया वो जनरेट होके नहीं आएगा। तो आपको लिखना होगा plt डॉट शो। अब अगर यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी है, वैसे भी ग्राफ तो हमारा खाली होता नहीं, हमारा एक्स का लेबल, वाई का लेबल और कभी कभार ग्राफ का नाम, ये सारी चीज़ें हमें गिवन होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपने ग्राफ में लेबलिंग करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा plt डॉट प्लॉट। सबसे पहले आपको अपना ग्राफ को प्लॉट करना होगा जिसके अंदर है एक्स और वाई, अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है। उसके बाद आपको लिखना होगा plt डॉट एक्स लेबल, जो कि करेगा मेरा एक्स एक्सिस की लेबलिंग। और इसके अंदर आप डाल दो जो भी चीज़ आपको डालना है। मैं सपोज डाल देता हूँ माई इनपुट, इसका मतलब ये मेरा इनपुट है, या फिर सिंपल इनपुट डाल देता हूँ। अब मुझे करना है अपना y की लेबलिंग, y एक्सिस की लेबलिंग। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली अगर x के लिए मुझे लिखना पड़ा x लेबल, तो y के लिए मुझे लिखना होगा y लेबल। तो यहाँ लिखूंगा मैं y plt डॉट y लेबल और मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना आउटपुट। तो यहाँ पे मेरी x और y की लेबलिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये जो पूरा चार्ट है इसकी भी कोई नेमिंग कर दूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे plt डॉट टाइटल। टाइटल से क्या होगा कि जो मेरा चार्ट है उसकी टाइटल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ लिखूंगा अपना कुछ भी टाइटल लिख देता हूँ, माई फर्स्ट
लाइन ग्राफ। अब इसे रन करते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरे एक्स एक्सिस में आगे लिखा हुआ इनपुट, क्योंकि मैंने अपने एक्स लेवल में इनपुट डाला था, वाई में मैंने आउटपुट डाला, तो यहाँ पे आउटपुट लिखा आ गया। और मेरा जो टाइटल है चार्ट का वो यहाँ पे लिखा आ गया, माय फर्स्ट लाइन ग्राफ। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे ये आउटपुट में एक ये लाइन भी अपीयर हो रही है, साथ ही साथ आउटपुट में इधर भी ये लाइन अपीयर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन हट जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन हटे, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो अगर मैंने यहाँ सेमीकोलन डाल दिया, इसके बाद मैंने ये चीज़ रन करी, अलग से लिख देता हूँ, सेमीकोलन मैंने यहाँ आखिरी में डाल दिया। अब मैं इसको रन करूँगा, तो आप देख सकते हो ये जो ऊपर मेरा आउटपुट यहाँ पे ये लिखा आ रहा था, ये वाली लाइन, वो यहाँ पे अब लिखी नहीं आएगी। तो ये था हमारा लाइन चार्ट। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्टोग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हिस्टोग्राम का आइडिया सभी को होगा, बचपन में सबसे पहला ग्राफ हिस्टोग्राम ही सब बनाते हैं, तो इसका यूज़ बताने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोग एक सिंपल हिस्टोग्राम बना के देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना एक डेटा जनरेट करना होगा, वही जो हमने लाइन चार्ट के साथ किया था, लाइन ग्राफ के साथ किया था, उसी तरह से हमें यहाँ पे डेटा जनरेट करना होगा। इस बार मैं इस तरह से डेटा अपना जनरेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ कैपिटल एक्स, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ np.random.rand_n। बेसिकली रैंडम क्या करता है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा डेटा पॉइंट कलेक्ट कर लेता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो जीरो के आसपास जो डेटा होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ आर्ग्यूमेंट में 15,000। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, ये 15,000 रैंडम डेटा निकाल देगा जो कि ज़ीरो के आसपास है। तो अगर इसे मैं प्रिंट करके देखूँ अपने एक्स को, तो आप देख सकते हो जो हमारा डेटा जनरेट हुआ है यहाँ पे 1.3 -1.3 -0.24 और 0.93, बेसिकली सारा ज़ीरो के सेंटर्ड अराउंड है। एक बार इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ PLT.hist। बस आपको इतनी सी ही लाइन लिखनी है और इसको लिखते ही आपका हिस्टोग्राम प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना वेरिएबल एक्स, प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा हिस्टोग्राम जनरेट होके आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इतनी सारी चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। इसको हटाने का तरीका मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको यूज़ करना होगा सेमीकोलन। अब मैं फिर से इसे प्रिंट करूँगा, तो ये चीज़ हट जाएगी यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि डेटा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा डाले हैं और आपको यहाँ पे बस कुछ ही बार दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे और भी ज़्यादा बार दिखें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट डालना होगा बिन्स का। बाय डिफ़ॉल्ट बिन्स की जो वैल्यू है वो इतनी सेट होती है, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली 7 या 5 के अराउंड हमारी बिन्स की बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ यहाँ डालता हूँ PLT.hist अंदर मेरा एक्स वेरिएबल, उसके बाद कॉमा डाल के मैं डाल देता हूँ बिन्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50। ऊपर हमारे कुछ 7 ये बन रहे हैं बार, तो यहाँ पे मैं सपोज 50 जनरेट कर देता हूँ। अब देखो टोटल 50 यहाँ पे अब बार आ गया, पहले से मुझे ज़्यादा डेटा अब क्लीनली दिख रहा है। और भी ज़्यादा एडवांस तरीके हैं कि हम लोग अपने हिस्टोग्राम को मतलब और भी अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं सीबॉन का यूज़ करके, नॉर्मल तरीक़ों से भी, बट वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया ग्राफ बनाते हैं। ये वाला तो हमारा हिस्टोग्राम है, ये सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ज़ीरो के आसपास है मेरा सारा डेटा। अब मैं क्या करता हूँ कि नॉन सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मैं थोड़ा डिफरेंट रैंडम डेटा जनरेट करता हूँ, रैंडम डेटा से अपना हिस्टोग्राम जनरेट करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना x इज इक्वल टू np.random.random। अब बेसिकली रैंडम नंबर ही निकालेगा कुछ 15,000 डिफरेंट रैंडम मैं नंबर निकाल लेता हूँ। अब मैं डाल देता हूँ PLT.hist, अंदर डाल देता हूँ अपना वेरिएबल x, इसके बाद यहाँ पे भी बिन्स में डाल देता हूँ 50, बिन्स इज इक्वल टू 50। अब इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे मेरे एक रैंडम हिस्टोग्राम जनरेट हो गया। आप देख सकते हो कि ये मेरा ज़ीरो के अराउंड सेंट्रलाइज नहीं है। यहाँ तक मेरा सारा ज़ीरो के अराउंड सेंट्रलाइज था, बट ये वाला ज़ीरो के अराउंड सेंट्रलाइज नहीं है। ये वाली जो आखिरी लाइन है, इसको मुझे हटाने के लिए वापस सेमीकोलन डालना पड़ेगा।
तो ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब हम लोग देखते हैं स्कैटर प्लॉट। तो बेसिकली हम लोग स्कैटर प्लॉट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें देखना है कि जितने भी डेटा पॉइंट मुझे मिले हैं, जितने भी डेटा पॉइंट मेरे पास गिवन है, उनके बीच में कितना कोरिलेशन है। अगर जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो मेरे हाईली कोरिलेटेड है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे मेरे ग्राफ में, वो सारे एक साथ थोड़े चिपके हुए होंगे, यानी कि एक साथ लगे होंगे, क्लस्टर में होंगे एक। लेकिन अगर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अगर कोरिलेशन उनमें बहुत कम है, तो वो जितने भी डेटा पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना डेटा बना के दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना x इज़ इक्वल टू, फिर से मैं अपना वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड अपना डेटा ले लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन। अब अंदर मैं डाल देता हूँ अपना टोटल 150 कॉमा 2। तो बेसिकली मुझे 150 डेटा पॉइंट्स चाहिए, और बेसिकली 2 कॉलम में मुझे चाहिए। 150 रोज़ चाहिए मुझे डेटा पॉइंट्स की, और 2 कॉलम के अंदर, ताकि मुझे एक्स और वाई मिल जाए एक ही साथ। अब मैं इसके अंदर अगली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ अपना स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए पी एल टी डॉट स्कैटर। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए मुझे स्कैटर कीवर्ड डालना होगा, अपना हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे हिस्ट डालना होगा। पी एल टी डॉट स्कैटर अंदर मैं डाल देता हूँ अब सबसे पहले एक्स 2, और फिर से एक्स कॉमा 1। अब ये क्या करेगा, ये स्कैटर प्लॉट, ये मेरा है एक्स आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे भी एक्स लिखा है लेकिन ये वाई मान लो, ये है मेरा वाई का आर्ग्यूमेंट। तो जितना तो मेरी ये वाला क्या करेगा, ये मेरे ऊपर वाले डेटा से सारी रोज को ले लेगा, उनका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो यहाँ पे है, और फर्स्ट कॉलम का जो आंसर होगा, यानी कि जो वाई होगा, आउटपुट होगा, वो यहाँ पे है। सेकेंड कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं ज़रा इन दोनों को प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा स्कैटर प्लॉट यहाँ जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े डिफरेंट डेटा डालता हूँ, और जो डिफरेंट डेटा है उनको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। अब इनमें तो मुझे कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है, लेकिन जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होंगे उनको अगर डिफरेंट कलर मिल जाएगा तो मेरे लिए विजुलाइज करने में आसानी रहेगी कि कुछ अगर डेटा अगर एक जैसा है तो वो एक कलर का, दूसरा डेटा जो एक जैसा है वो दूसरे कलर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ अपना x इज़ इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, और फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 200,2। अब इसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, बेसिकली अपना हर एक रोज़ 50 तक की रोज़ में, 0 से 50 तक की रोज़ में एलिमेंट 3 ऐड कर देता हूँ रैंडम। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ x, फिर फुलॉन जो पहली मेरी 50 रोज़ हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट कर दो 3 का। इसके बाद मैं करता हूँ अपना आउटपुट वेरिएबल y बनाता हूँ। y इज़ इक्वल टू एन पी डॉट जीरोज़, बेसिकली एक ज़ीरोज़ का मैट्रिक्स बना देता हूँ। मेरा जो y है आउटपुट, वो मेरा ज़ीरोज़ का मैट्रिक्स है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पहली 50 एलिमेंट हैं उनके अंदर मैंने 3 का इंक्रीमेंट किया है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जो पहले 50 एलिमेंट हैं उनका आंसर भी डिफरेंट कर देता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ y फॉर द फर्स्ट 50 गोइंग टू बी 1। बाकी सब के लिए मेरा ज़ीरो होगा भाई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले 50 एलिमेंट्स के लिए मैंने 3 ज़्यादा कर दिया, तो फिर जो वही पहले 50 एलिमेंट्स हैं उनका आउटपुट भी मेरा 1 आएगा, बाकियों का 0 आएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ पी एल टी डॉट कैटर। उसके बाद आर्गुमेंट में डाल देता हूँ मैं कैपिटल एक्स, और फिर सबसे पहले मैं डालता हूँ अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जो मेरा एक्स वेरिएबल है उसका पहला कॉलम, और फिर दूसरे आर्गुमेंट में डाल देता हूँ मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि दूसरे वेरिएबल, और इसमें मैं डाल देता हूँ अपना 1। और क्योंकि मेरा पहला जो डेटा है, पहले 50 रो है, वो मेरी डिफरेंट है दूसरे वाले से, क्योंकि पहले वाले के अंदर 3 का इंक्रीमेंट है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना कलर उनका। ये सी क्या करता है, बेसिकली सी इज इक्वल टू वाई। तो सी मेरा जो डेटा पॉइंट्स है उनको कलर प्रोवाइड कर देता है। वाई मैंने डाला तो यानी कि वाई के बेसिस पे मेरा कलर मिल जाएगा। वाई मेरा यहाँ पे 1 होगा और 0 होगा, 1 और 0 का ऑप्शन है, तो 1 और 0 यानी कि 2 कलर यहाँ मुझे मिलेंगे। अब मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, कॉमा लगाना। अब रन करेंगे तो आप देख सकते हो
जिन डेटा पॉइंट में मैंने 3 ऐड करा था वो मेरे अलग हैं और जिन डेटा पॉइंट में 3 ऐड नहीं करा था वो डिफरेंट है। बेसिकली पहले मेरे ओरिजिनली सारा डेटा 0 के अराउंड सेंटर्ड था, तो और कुछ डेटा के अंदर मैंने 3 ऐड कर दिया। जो पहली 50 रो हैं उनके अंदर मैंने 3 ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ, जो मेरा ऑलरेडी डेटा 0 के अराउंड सेंटर्ड था और उसके अंदर मैंने 3 ऐड कर दिया, तो वो मेरा 0 के अराउंड सेंट्रली डेटा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से जो मेरी पहली 50 रो हैं उनकी वैल्यू बाकी की जो मेरी 150 रोज़ हैं उनसे डिफरेंट हो गई। तो इसी वजह से यहाँ पे कलर मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये था मेरा स्कैटर प्लॉट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इमेज को कैसे प्रोसेस करते हैं अपने मैटप्लॉटलिब और नंपाई का यूज़ करके। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी इमेजेस को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस प्लॉट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा एक लाइब्रेरी जो कि है पिलो। पिलो का यूज़ हम लोग करते हैं इमेजेस को लोड करने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखो फ्रॉम PIL import image। इमेज का आई आपका कैपिटल होना चाहिए और PIL आपका पूरा कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद आपको एक कोई भी रैंडम इमेज आपको डाउनलोड करनी है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एक इमेज आपकी इंस्टॉल्ड है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप गूगल पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, कोई भी इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली सबसे पहले आपको अपने कोलैब के अंदर इस फोल्डर को खोलना है और उसके बाद आपको जो भी इमेज आपको डालनी है उसको खोलना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये वाली है मेरे पास, इसको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अगर आप जो पाइथन नोटबुक यूज़ कर रहे हो तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोलैब के अंदर क्या होता है, अगर आप बहुत देर के लिए कंप्यूटर को खाली छोड़ देते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो आपके पास रन टाइम एरर आता है, यानी कि आपका सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका कोलैब। तो आप जो भी डेटा फीड करते हो कोलैब के अंदर तो वो आपको वापस डालना पड़ सकता है। अब मैंने यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ डाल दी है। इमेज का नाम मैंने रख दिया है डॉगी। आपको जो भी इमेज का नाम रखना है वो आप रख दो। अब आप क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इमेज को लोड करना है। तो मैं इसके लिए करूँगा, अपना वेरिएबल बनाता हूँ IMG फॉर इमेज और इसके अंदर अब मैं लिख देता हूँ इमेज डॉट ओपन, यानी कि जो भी इमेज है उसको ओपन करो। और अपना मैं फोल्डर अपना इमेज का नाम डाल देता हूँ, जो मेरी फाइल है उसका नाम डाल देता हूँ। पूरा नाम डालना है कि यानी कि PNG की फाइल है तो PNG आपको लिखना है, JPEG है तो आपको JPEG लिखना है। मेरी ये JPEG है तो मैं लिख देता हूँ डॉगी डॉट JPEG JPG से रन कर लेता हूँ। तो अब मेरे इमेज वेरिएबल के अंदर मेरी इमेज अब लोड हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे JPEG लिखा आएगा। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इमेज है उसको नंपाई एरे में कैसे कन्वर्ट करें। हमें जब भी इमेजेस में वर्क करना है तो हमें उस डेटा को हमें उस फॉर्म में चाहिए जिसमें हम लोग आसानी से वर्क कर सकते हैं। अब JPEG पे तो हम डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते, PNG पे हम लोग डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते, हम लोग एरेस पे वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है हम उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले एरे, मेरा ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर मेरी इमेज नंपाई के एरे के फॉर्म में स्टोर होगी। ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना इमेज वाला वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसके अंदर इमेज को मैंने लोड किया था, IMG। ग्रेट। अब इसको रन करता हूँ तो मेरा एरे वेरिएबल के अंदर इमेज मेरी नंपाई के फॉर्म में स्टोर हो गई है। एक बार शेप देख लेते हैं अपनी इमेज की। तो यहाँ लिखा आ रहा है 1200, 1800, 3। इसका मतलब है मेरी जो इमेज वाली फाइल है, जो इमेजेस हैं उनकी हाइट है 1200, विड्थ है 1800 और बेसिकली 3 है हमारा कलर चैनल को रिप्रेजेंट करता है। कलर चैनल यानी कि RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि जो भी मेरी इमेज है उसके अंदर जो भी कलर होगा, फॉर एग्जांपल ये जो है मेरी इमेज, इसमें ये जो भी कलर है बेसिकली रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो यहाँ पे मेरे 3 कलर चैनल हैं और तो यहाँ लिख देता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो एरे है वो किस फॉर्म में है। इसको अगर मैं रन करूँगा आप देख सकते हो एरे मेरा मैट्रिसेस की फॉर्म में है। इसमें ये हर एक बेसिकली एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसमें कई सारे पिक्सल हैं हर एक इमेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ बेसिकली मेरी जो इमेज है उसको अगर मैं चाहता हूँ मैं देख सकूँ कि वो कैसी है, तो मुझे लिखना होगा यहाँ plt.im शो। इसके बाद मैं डाल देता हूँ अपना एरे, और जब इसको प्रिंट शो करूँगा तो यहाँ पे मेरी इमेज जनरेट होके आ गई। तो मैं सेमीकोलन डाल दूंगा तो ये वाला जो टेक्स्ट है आउटपुट में एक और जो लाइन आ रही है वो हट जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रे स्केल में अपनी इमेज को निकाल। ग्रे स्केल मतलब कि RGB नहीं होती, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं होता। बेसिकली उसमें 0 से लेकर 255 तक की पिक्सल वैल्यू होती है, उनमें से कोई एक होती है। तो बेसिकली वही हमारी ब्लैक एंड वाइट वाली इमेज। तो अब मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना वेरिएबल ग्रे। तो ग्रे में अब मुझे, क्योंकि मुझे बेसिकली अपना रेड ग्रीन ब्लू हटाना है मुझे, तो मैं उसका मीन ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ एरे डॉट मीन और एक्सिस इक्वल टू 2। और फिर एक बार मैं देख लेता हूँ अपनी ग्रे वाली इमेज की शेप को, इस वेरिएबल की शेप। क्योंकि मैं रेड ग्रीन ब्लू को हटा रहा हूँ, बेसिकली जो हमारा ऊपर 3 आ रहा था वो हमारा कायदे से हट जाना चाहिए। अगर मैं अब इसको देखूँ एरे डॉट शेप, तो आप देख सकते हो मेरे ग्रे में आ रहा है 1200, 1000। और यहाँ पे हमारा 3 था, वो 3 हमारा यहाँ गायब हो गया है। तो बेसिकली जो रेड ग्रीन ब्लू था उसका यहाँ पे हमने मीन ले लिया है, तो ताकि हमारी 3 वैल्यू RGB की हट जाए और हमारे पास बस एक बचे। 1 लगाने का तो यहाँ मतलब है नहीं। अब क्या करते हैं, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना, प्लॉट करके देख लेता हूँ अपनी इमेज को। मैं लिख देता हूँ plt.im शो और अंदर डाल देता हूँ ग्रे। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये ब्लैक एंड वाइट नहीं दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर सेट होते हैं। मैंने मीन लिया तो ये शायद इसने ग्रीन का शेड दे दिया। 0 से 255 का मतलब ये नहीं होता कि मतलब हमारा हमेशा ब्लैक एंड वाइट है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रे में ही दिखे तो मैं डाल देता हूँ plt.im शो। इसके बाद डाल देता हूँ अपना ग्रे वेरिएबल और फिर कॉमा लगा के मैं डाल देता हूँ कलर मैप इज इक्वल टू ग्रे। प्रिंट करके देखते हैं तो आप देख सकते हो मेरा ग्रे में ये इमेज प्लॉट होके आ गई। अब अगली वीडियो से हम लोग पैंडा स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा कि हम लोग लाइन चार्ट कैसे हम लोग बना सकते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं, अपना स्कैटर प्लॉट कैसे बना सकते हैं और इमेजेस को हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी एडवांस नहीं थी, हम लोग बिल्कुल भी किसी टॉपिक में डीप में नहीं गए। हमने बस ऊपर ऊपर से हर एक टॉपिक को टच किया है ताकि आपको फील आ जाए मैटप्लॉटलिब की। मैटप्लॉटलिब बड़ा वास्ट है और साथ ही साथ आपको एक आध और चीज़ें सीखनी होती है, सीबॉर्न वगैरह, ताकि आप बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन कर सकें। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने जितना सीखा ये मोर देन सफिशिएंट होगा हमारी आगे की चीज़ आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए। तो अगली वीडियो से हम लोग पैंडा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।